हेलो फ्रेंड्स, द न्यू एरा ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अनुपम। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग की क्लास अभी तत्कालीन कुछ महीनों से सस्पेंडेड चल रहा है और हो सकता है कुछ संभावित महीने 2 महीने और बंद हो सकते हैं। तो इसी बीच हम लोग का अगर कोई एग्जामिनेशन डेट, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट आ जाता है और एग्जामिनेशन, तो ऐसे में हम लोग को अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ भी नहीं है और सिलेबस कंप्लीट ना होने के नाते हम लोग को एग्जामिनेशन में कुछ या प्रॉपरली स्टडी ना होने के नाते हम लोग को एग्जामिनेशन में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी को ध्येय में रख करके हमने इस वीडियो का निर्माण किया है, इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सी सरलता हो सके। दोस्त, हम लोग के पास कुछ भी जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट से संबंधित हमारे पास भी टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमएड में हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे कि कोर्स कोड हम लोग का 201 है, उसमें आपका प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, और आपका दूसरा जो है रिसर्च मेथोलॉजी इन एजुकेशन है। तीसरा आपका कोर्स कोड जो 203 है, उसमें है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आपका चौथा पेपर जो है करिकुलम डिज़ाइन 204 पेपर, और 5वें पेपर में आपको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रैक्टिकल है, एक आपका पेपर होगा। तो जो पेपर होगा वो आपका योगा से संबंधित है, जिसको हमको पेपर का नाम है आपका सेल्फ डेवलपमेंट थॉट योगा, और जो आपका प्रैक्टिकल है वो डिजर्टेशन रिलेटेड वर्क होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो भी टॉपिक्स शेयर करूंगा, मुझे आशा है आप लोग को पसंद आएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाना न भूलेंगे, जिससे कि आपको इस वीडियो से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। फिलहाल अभी हम आपको आज करिकुलम डिज़ाइन, जो हमारा पेपर कोड 204 है, उसमें आप देखेंगे यूनिट 4 में आपको 2 टॉपिक मिलेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। यानी करिकुलम डिज़ाइन करते समय आपको कौन कौन से प्रोसेस अपनानी पड़ती हैं, उसके प्रोसेस क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसी को आज हम जानेंगे। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं प्रक्रिया, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास या निर्माण के प्रक्रिया, प्रोसेस। दोस्तों के जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जब हम एक पाठ्यक्रम का विकास कर रहे होते हैं तो उसमें हमको कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हमको अनुपालन करना पड़ता है, और उसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं। तो दोस्तों, इस दृष्टिकोण का विकास सबसे पहले D.K. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख 5 सोपानों का उल्लेख किया। उन्होंने 5 सोपानों का, दोस्त जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 सोपानों का उन्होंने विकास किया। और इन 5 सोपानों को ही हम लोग को जब अपना पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे होते हैं तो इन्हीं 5 सोपानों को हमको लेकर ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए हमको बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी उनके अनुसार ही अपने पाठ्यक्रम को, उनके रुचि के अनुसार, उनके गुणवत्ता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार ध्यान रख करके ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि हमारा एजुकेशनल गोल, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हमको निर्धारित करना पड़ता है अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जैसा कि मान लीजिए कि हम एक पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो उसको पाठ्यक्रम को पढ़ लेने के बाद, उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लेने के दौरान हम क्या कर सकने में सक्षम हो सकेंगे, हमारा शैक्षिक गोल जिस उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम निर्माण किया गया है वो कहाँ तक उसको प्राप्ति करेगा, इसका भरपूर ध्यान रखना पड़ता है, उसका निर्धारण करना पड़ता है पाठ्यक्रम में। और जैसे कि दूसरा स्टेप में दिया गया है, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि बच्चों से संबंधित जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसका भी हम उसमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसका भी समावेशन उसमें करेंगे। तीसरा जो हमारा है, आपका देख रहे हैं, उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन। अब देखिए दोस्तों,
जो हमारे अधिगम अनुभव थे उससे संबंधित जो हमारे उपयुक्त अंतर्वस्तु हैं उसका भी चयन करना पड़ता है। तो अधिगम अनुभवों को अप्लाई करने के लिए कौन से ऐसे टीचिंग एड्स या मटेरियल्स हैं जिसको पढ़ाने के बाद उसके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से की जा सकती है, उनका चयन भी हमको अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे कि 4 स्टेप में आप देख रहे हैं, इन दोनों स्टेपों का जी है वो है और कोऑर्डिनेशन है, संगठन है, तालमेल है। जैसे कि आपका अधिगम अनुभव व अंतर वस्तु का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है और जो भी आप प्रोसेस पढ़ाएंगे, आप जो आपका व्यवहारिक रूप है, वो दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए। जो आप वहाँ परफॉर्मेंस देंगे, जो भी आपका टीचिंग एड्स मटेरियल्स जो भी आप करेंगे, उसका और आपके अधिगम अनुभव का दोनों का आपस में संगठन होना चाहिए। और लास्ट में जब आप उस करिकुलम का निर्माण कर रहे होते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि हमारे उद्देश्य जो हमारी थी उसके अनुरूप हमको प्राप्ति का कहाँ तक प्राप्ति हुई है, इसका इवेल्युएशन भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो ये 5 स्टेप्स को जब हम फॉलो करेंगे डीके व्हीलर के अनुसार, तो ये हमारा एक पाठ्यक्रम विकास के निर्माण की प्रक्रिया के लिए ये 5 सोपानों का हमको अनुपालन करना अति आवश्यक है। अब इस प्रोसेस को अपनाने के लिए या पाठ्यक्रम का विकास या निर्माण करने के लिए हम उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि वो बाल सेंट्रेट होते हैं और बालकों को ध्यान में रखना पड़ता है। और एक पाठ्यक्रम के वैलिड उसकी विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों का समावेशन होना अति आवश्यक है। तो इस पाठ्यक्रम का निर्माण जब हम कर रहे होते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मूलभूत सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका होना उसमें अति आवश्यक है। जैसा कि दोस्त आप लोग देख रहे हैं पाठ्यक्रम विकास या निर्माण के सिद्धांत, तो इसका सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत। दोस्त, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उसमें हम अपने जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे अतीत में उसके वैधता को हमारे पाठ्यक्रम की वैधता को बनाने में और सुसज्जित कर सकते हैं, इन सब फैक्टर्स को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा जो है वो जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है वो जीवन की उपयोगिता यानी लाइफ के लिए वो एकदम यूटिलिटी हो और उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर कुछ व्यवहारिक क्षमता का विकास हो सके, जिससे कि हम जैसे मान लीजिए आपको लाइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है साइंस में, वो आपके पाठ्यक्रम में लाइट्स का आपको ज्ञान प्रदान करता है, उसकी उपयोगिता आपको लाइट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है जो कि आप अपने जीवन में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत, तो इस तरीके का भी सिद्धांत का भी डेवलपमेंट आपको अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है। ठीक है। अब आइए जैसे कि उसके बाद हम रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत, इसको आपको जो पाठ्यक्रम आप निर्माण कर रहे होते हैं, पाठ्यक्रम बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये भी ध्यान देने हैं कि एक बालक जब उस पाठ्यक्रम को पढ़े, उसका अध्ययन करे, तो उसके अंतर्गत कुछ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक भी होना चाहिए और कुछ उसके अंदर सृजनात्मक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए। यानी उसको उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के दौरान उसके अंदर इन शक्तियों का भी विकास हो और इन फैक्टर्स का भी आपको अपने पाठ्यक्रम में जब आप उसको समावेश रखेंगे, उसके साथ उसको उसमें डालेंगे इन फैक्टर्स को अपने पाठ्यक्रम में, तब जाकर के बच्चों के अंतर्गत इन शक्तियों का भी विकास हो सकेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अगला सिद्धांत, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे हमेशा क्रियाशील रहें, उनको थ्योरिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना आवश्यक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देने का मतलब यही है कि वो अपने क्रियाशील रहें, व्यस्त रहें, हमेशा किसी भी चीज़ को एक टॉपिक को फैक्ट को लेकर के उनके अंदर क्रियाशीलता होना चाहिए, उनके दिमाग में मानसिक उद्दीलन होना चाहिए, वो एकदम बिल्कुल से क्रियाशील हों। ठीक है। उसके बाद नैतिकता एवं उत्तम आदर्शों का सिद्धांत, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत मोरल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोरल्स रूप से कितना वैलिड है, ठीक है, और कितना विश्वसनीय है, आपको इनका भी ध्यान देना अति आवश्यक है।
ठीक है। उसके बाद लचीलेपन का सिद्धांत। दोस्त, आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए, समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। ऐसा नहीं कि बहुत ही आपने तथस्थ और एकदम कठोर पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सके, इसीलिए इसमें लचीलेपन का सिद्धांत भी होना आवश्यक है। 7वां सिद्धांत, विकास एवं प्रगतिशील की प्रक्रिया का सिद्धांत। बच्चों, जैसे कि बच्चों में इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए ये विकास और प्रगतिशीलता की प्रक्रिया को भी, इस सिद्धांत का भी परिपालन करता रहे। बच्चे विकास की तरफ बढ़ें, प्रगतिशील रहें, उनमें जानने की वो चेष्टा हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमारा सिलेबस जो है, हमारा पाठ्यक्रम जो है वो बोरिंग ना हो, इन सब चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। अनुभवों की पूर्णता, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस पहले से बोलता है, उनका पूर्ण रूप से हमारे पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं वो एकदम हमारे पाठ्यक्रम में झलकना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही ज्ञान का पुंज होता है और एक्सपीरियंस के अनुसार ही नए ज्ञान को, जिसे हम लिंकेज ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं, उसको दूसरा ज्ञान सीखने में सहायक होता है। तो हमारा पाठ्यक्रम भी इस जो है सिद्धांत को फॉलो करता है। और जब हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो तो उसमें अनुभवों का होना, जैसे जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो अनुभव के अंतर ही आते हैं, तो एग्जाम्पल्स को भी हमको उसमें अपने अंदर, उसमें जो है फॉलो करना है, उसको इंक्लूड करना है अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत, यानी अनुभवों को भी उसमें रखना है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। ठीक है, यानी हमारा पाठ्यक्रम जो है उसमें कुछ ऐसे भी फैक्ट डालने चाहिए जो बच्चे अपने खाली समय में होते हैं, उनको होमवर्क के लिए भी उसमें उस तरीके का भी फैक्ट होना चाहिए और खाली समय में वो उसका सदुपयोग कर सकें, ऐसा भी सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अगला जो है संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत। हमारे जो भी संस्कृति हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे जो सभ्यता है, हमारे कल्चर्स हैं, ठीक है, और हमारे जो सिविलाइजेशंस हैं, उसके अनुसार भी हमारा पाठ्यक्रम वैलिड और विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए। उसके अनुसार भी वह उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद प्रजातंत्रात्मक जो भावना के विकास का सिद्धांत, ये लिखा है ना, प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेसी की जो हमारे भावना है उसका भी विकास हो सके, ऐसा भी पाठ्यक्रम में इन फैक्टर्स को भी हमको डालना होता है। पाठ्यक्रम में नवीनता की खोज का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में ऐसे भी फैक्टर्स का भी हमको अनुप्रयोग करना है जिससे कि बच्चों को पढ़ने समय उनको हमेशा कुछ इनोवेटिव दिखे। ठीक है, उनको नवीनता की खोज कर सकें, उनको रिसर्च में बार उनके तार्किक क्षमता, लॉजिकल दिमाग का जब उनके अंदर क्षमता का विकास होगा, तर्कना जब उनके अंदर आएगी, तब वो जाकर के किसी भी नवीनता की खोज करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। तो इस नवीनता के विकास यानी जो है नवीनता की खोज का भी सिद्धांत होना चाहिए। अब ये तीसरा आपका 13वां है सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कोरिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका भी प्रिंसिपल हमारे पाठ्यक्रम के अंदर होना चाहिए। बच्चों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर सीखने का भी ज्ञान, जोड़ के सीखने एवं ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो, इस तरीके का भी फैक्टर्स हम लोग को अपने पाठ्यक्रम निर्माण में डालना चाहिए। ये फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, बच्चों को जो है हमारे पाठ्यक्रम में जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं और तमाम तरीके के व्यवहारिक नॉलेज के लिए आपको रखा जाता है, फैक्टर्स रखा जाता है। और उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है, जो हमारे तीनों लेवल्स हैं, आपको नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल, इन सब से भी जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके का जो विकास होता है उसको हम सर्वांगीण विकास के अंतर्गत रखते हैं। और इस तरीके का भी फैक्टर्स हमको अपने पाठ्यक्रम निर्माण के समय उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक जीवन के संबंध का सिद्धांत, जो हम एक समुदाय में रहते हैं उनके संबंधों का भी ज्ञान हो सके, इस तरीके का भी सिद्धांत हमको अपने फैक्टर्स के, अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखना पड़ता है। संतुलन का सिद्धांत, अब संतुलन का सिद्धांत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैलेंस जो हम करते हैं अपने समाज में, और जो भी हमारा जो पाठ्यक्रम है
उसके अंदर सारे इकाइयों से संबंधित जो भी इकाई हैं उनको बैलेंस में रखते हुए, और उसको ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो है जो कि हमारे सामाजिक स्तर से भी हम अपनों को बैलेंस्ड कर सकें। और इसमें संतुलन का सिद्धांत जो है, इसमें आपको सबसे मेन फैक्टर फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई पाठ्यक्रम दे दिया गया बनाने के लिए, तो उसमें संतुलन का सिद्धांत ये हो सकता है कि हमारा पाठ्यक्रम ज़्यादातर बैलेंस्ड हो। जैसे कि मान लीजिए एक फैक्टर्स को जोड़ना है और दूसरे फैक्टर्स को ज्ञान प्राप्त करनी है, तो इन दोनों फैक्टर्स के बीच का जो फंडामेंटल्स इफेक्टिविटी है वो दोनों ही एकदम बिल्कुल से बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 17वां ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। जो भी हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्ट था उसको भी प्राप्त करने का सिद्धांत उसमें होना चाहिए। और चेतना का सिद्धांत, बच्चों को हमेशा जो भी हमारा पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं उसमें चेतना होना चाहिए, उसमें बच्चे को हमेशा जागृत करता हो, रिकॉलिंग पावर क्षमता बढ़ा सके, हमेशा बच्चों को प्रत्यास्मरण जैसे ये जो हमारा सिस्टम है उसको उत्तेजित कर सके, ऐसे भी फैक्टर्स को हम पाठ्यक्रम में डालेंगे। तो ये रहा हमारा आपका एमएड के जो है हमारा करिकुलम डिजाइन का जो पेपर है, कोड पेपर सेकेंड सेमेस्टर के कोड नंबर 204 में आप देखेंगे करिकुलम डिज़ाइन के यूनिट 4 में आपको ये दोनों टॉपिक्स आपको दिखेंगे। कौन कौन सा? ये आपको प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग सभी लोग देखे हैं, इस तरीके से आपका ये पांचों फैक्टर्स दिखेंगे, आपको पांचों प्रोसेस दिखेंगे, स्टेप्स दिखेंगे। उसके बाद ये आपके कुछ सिद्धांत हैं जो आपको पाठ्यक्रम विकास के निर्माण में आपको अपनानी है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखनी है, इन्हीं के आधार पर आपको अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे कि आपको इस वीडियो से संबंधित हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।